दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली की सरकार को एक जनहित याचिका का जवाब देने को कहा ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा सके, जिसके तहत वो लॉकडाउन के दरमियान ऑनलाइन क्लासेस में इस्तेमाल कर सके। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने एक एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। इसके साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अलावा जो दूसरे नगर निगम हैं और 10 निजी गैर मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं, उनका पक्ष भी जानने के लिए नोटिस जारी किया गया है और इन सबको 10 जून तक जवाब देना है। असल में याचिका में कहा गया है कि जब जो राइट टू एजुकेशन का कानून है, उसके तहत गरीब बच्चों को भी वही अधिकार मिलता है जो कि दूसरे बच्चों को, और लॉकडाउन के दरमियान जो कुछ स्कूल जिस तरीके से ऑनलाइन या डिजिटल क्लासेस कुछ बच्चों तक मुहैया करा रहे हैं, वो दायरा गरीब बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए। इसी अहम मसले को समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ खगेश झा हैं जो कि एडवोकेट हैं, पिटिशनर हैं। खगेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ सीवी शर्मा साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन एनआईओएस से। सीवी शर्मा साहब, स्वागत है। अपराजिता गौतम हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन से। अपराजिता, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। खगेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, असल में आपको ये याचिका क्यों दाखिल करनी पड़ी, और अगर मैं 3 बिंदुओं को समझूं तो क्या वो महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, जिसको आपने कोशिश की है कि कोर्ट इसमें दखल दे और निर्देश जारी करे? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हाईकोर्ट में जो ये पिटीशन थी, इसमें ये डिसाइड नहीं होना है कि इन बच्चों को मिले या ना मिले, क्योंकि वो इशू ऑलरेडी एक्ट में है और सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड कर चुकी है। जहां तक बच्चे की राइट का सवाल है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जब ये कोविड-19 शुरू हुआ, इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लास की कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर था भी तो कुछ बहुत ही एलिट टाइप के जो स्कूल्स थे उसमें। अभी हम देख रहे हैं कि स्कूल्स ने, इवन सीबीएसई के भी डायरेक्शंस आए, एमएचआरडी ने भी ली, और ओनली कोविड के लिए नहीं, पोस्ट कोविड भी कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी जा रही है कि हम हर बच्चे तक हम पहुंचना चाहिए हमें। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे के लिए हम लिंक जनरेट करने से हम बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कई सारे केसेस आए जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बेस पे उनको लिंक तो दे दिया गया, बट इक्विपमेंट ही नहीं है उनके पास। एक चीज और है कि बच्चे पे एक पैसा भी खर्चा करना पेरेंट की ड्यूटी नहीं है। एक्ट में पेरेंट की ड्यूटी भी बताई गई है कि उनकी ड्यूटी ओनली बच्चों को स्कूल भेजना है। जो एक्सपेंस का सारा पार्ट है वो स्टेट पे है, गवर्नमेंट पे है, और उसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल पे ट्रांसफर कर सकती है। यहाँ पे अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ फी पेइंग पेरेंट्स के लिए, कि इन सारे ट्रांसफर के लिए फी पेइंग पेरेंट्स से स्कूल एक पैसे चार्ज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट पे कर रही है और स्कूल एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सोसाइटी उसके लिए खर्चा करेगी। जो डिफरेंस आता है, तो फी पेइंग पेरेंट्स से अगर लिया जा रहा है इसका खर्चा, तो वो गलत है। इसमें सिस्टम यही है कि स्कूल खर्चा करेगा, गवर्नमेंट उसको रिवर्स करेगी, उसमें अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का 60-40 का शेयर है। ये सारी चीजें एक्ट में दी हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने परामती में 2 बार इन चीजों को रिट्रेट कर दिया कि इन बच्चों का राइट है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव में शायद उन बच्चों की बात हम समझ नहीं पाते हैं, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, या जो कुछ भी रीजन है, हम कोई नेगेटिव एंगल से ही नहीं कह रहे। तो एक तरह से इस इशू को हाई कोर्ट में एजिटेट करने का यही पर्पस था। इंटरेस्टिंग ये है कि सेम पिटिशनर ने इसी हाई कोर्ट में बुक्स, यूनिफॉर्म, इन सब के लिए पिटिशन दिया था। उसमें भी सिमिलर ऑर्डर आ गए थे कि ये सारी ड्यूटी स्कूल की है एंड देन गवर्नमेंट उसको रिम्बर्स करेगी, और वहां पे एंट्री ऑर्डर ऑलरेडी चल रहा है। अभी जो नोटिस हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, एज वेल एज ऑल द एमसीडीज को और प्राइवेट स्कूल्स को भी, कि ये सारे स्टेक होल्डर्स ये डिसाइड करें कि आखिर इन बच्चों को ये सारे इक्विपमेंट्स कैसे दिए जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट काफी क्लियर थी कि इसमें कोई भी चीज खास डिसाइड नहीं होना है कि इनको मिले या ना मिले। मिले या ना मिले वो लॉ में क्लियर है, लेकिन ये है कि उसका मैकेनिज्म क्या हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये भी चीज है कि इनको सप्लाई कैसे किया जाएगा, कोविड में लॉकडाउन है, तो मतलब ये सब चीजें जो है
इसके लिए ये सब बैठेंगे और आपस में जो भी इन्हें डिसाइड करना होगा करेंगे। ओके ओके, शर्मा जी, ये जो जी वैलिड पॉइंट खगेश जी कह रहे हैं कानूनी तौर पर और आरटी के हवाले से कितने जी महत्वपूर्ण है इस कोविड एरा में, और वाकई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो स्थानीय मैं कहूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की हो, स्थानीय सरकारों की हो या स्कूल्स की हो, बराबर की जिम्मेदारी। बिल्कुल। आप वकील साहब ने भी सही प्रश्न उठाया है और आप जो कह रहे हैं, देखिए दो चीजें हैं, हमको ये समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या होने हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे कक्षा 1 का लर्निंग आउटकम ये होगा 1 महीने के बाद, जिस तरह से सरकार ने प्लान किया है, तो सरकार का ये प्रयास है कि ये कंटेंट ट्रांसफर ट्रांजैक्शन टेलीविजन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, रेडियो के थ्रू या दूसरे माध्यमों से, माध्यम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार रेपिटेशन होंगे। मान लीजिए हमको कक्षा 1 की कोई कहानी पढ़ानी है तो वो हम मूक प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाएंगे, टेलीविजन में भी पढ़ाएंगे, रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाएंगे और किताबें भी छाप के भेजेंगे। जो भी उपलब्ध हो बच्चे को उसके माध्यम से वो पढ़ लेगा। इसमें कहीं भी विरोधाभास नहीं है कि सभी बच्चों को जब तक हमने कंप्यूटर अवेलेबल नहीं करा दिया तब तक हमने शिक्षा के अधिकार के कानून का उल्लंघन किया। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात जो झा जी ने कहा कि पूरा खर्च उठाना है और 60-40 और वो सब स्टेट और सेंटर का, देखिए आपको एक चीज मैं बताऊं जिसको कि मैं जानता हूं कि मिड डे मील स्कीम 10 महीने के लिए चलता है। 10 महीने ही बच्चों को भोजन देना पड़ता है, 2 महीने छुट्टी रहती है तो उसका खाने का खर्च नहीं जाता है। सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन 2 महीनों में भी मिड डे मील मिलेगा और चूंकि विद्यालय बंद है तो ये मिड डे मील सभी बच्चों के घर पे जाके दिया गया है अनाज के तौर पर। पहले तो पका खाना दिया जाता था। देखिए दो चीजें हमको समझना होगा कि हम हमेशा दबाव ये ना डालें कि चूंकि कानून में लिखा हुआ है कि पूरा खर्च सरकार उठाएगी तो हर एक बच्चे को कंप्यूटर दे। देखिए हम समझ रहे हैं कि 130 करोड़ के देश में जहां 40 करोड़ विद्यार्थी हैं और कोई किसी के कुछ कानूनी अधिकार होगा, किसी का दूसरा होगा, तो हम जब तक ये सब पूरा न करें पढ़ाई शुरू न करें। हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में हैं सचान जी, सडनली कोरोना आया है तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं हम इसलिए बोल रहा हूं कि समाज के तौर पर, मैं सरकार का अंग नहीं हूं, सरकार पूरी तरह प्रयास कर रही है। मुझे मेरा ऐसा मानना है कि सारे बच्चों के लर्निंग आउटकम्स जरूर पूरे हो, जो उनको पढ़ाना है 1 महीने में, जो सीखना है 1 महीने में, उसका नुकसान ना हो, उतना वो जरूर सीखें। ओके, अब राधिका मैं आपके पास आऊं, उससे पहले खागेश साहब शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जो शर्मा जी ने कहा कि अलग अलग मोड से बच्चों को शिक्षा मिल जाए, लेकिन जरूर नहीं कि हर एक को लैपटॉप या टैबलेट ही मुहैया कराया जाए। देखिए इसमें हमें समझना पड़ेगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 से 2009 तक 7 इयर्स तक इंडिया के और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों के काफी सारे रिसर्च के बाद ये एक्ट आया। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी है, ये 21A आप देखेंगे कि हाईकोर्ट ने भी उसको लिखा है कि आर्टिकल 21A का ये राइट है। अब अगर कोई पॉलिसी मेकर ये समझती है कि जिस बच्चे के पास पैसे हैं वो तो कंप्यूटर से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, दोनों साइड से इंटरेक्शन से सीखे, और दूसरे बच्चे को हम टीवी पे 1 घंटे दूरदर्शन का प्रोग्राम दे देते हैं और अपने पेपर पे लिख देंगे कि लर्निंग आउटकम है। तो इन चीजों को क्लियर रखने के लिए राइट टू एजुकेशन के एक्ट में ही सेक्शन 8 में लिखा गया था कि जो भी फी पेइंग बच्चे के पास जो भी फैसिलिटीज हैं, आप ऑर्डर में भी देखेंगे कि इवन आईपैड मेंशन किया हुआ है कि अगर आप अपने फी पेइंग पेरेंट्स को किसी महंगी कंपनी की महंगी इक्विपमेंट दे रहे हो तो आप उसी लेवल का इनको दोगे। और दूसरी चीज होती है कि जब पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज आ गई, उसके बाद स्टेट की प्रायोरिटी नहीं रहती कि हम फंडामेंटल राइट को बाद में देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं। तो दैट्स वाई जो भी कर रहा है ये, अगर नहीं देने की बात है, गवर्नमेंट का इवन कोर्ट में भी स्टैंड था कि नहीं इन बच्चों को मिल रहे हैं। जी जी, गवर्नमेंट जी, मैं खागेश साहब अपराजिता हमारे साथ में चाहूंगा। अपराजिता जी, दो चीजें जो बात है, कह रहे हैं कि हर बच्चे को लर्निंग मिलनी
चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही मोड हो। लेकिन खागे साहब कह रहे हैं कि जो आरटी कानून है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो आउटकम, जो मोड किसी एक फी देने वाले बच्चे को मिलेगा वही गरीब बच्चे को मिलेगा, उसमें आप फर्क नहीं कर सकते। एक्ट में इक्विपमेंट वर्ड यूज हुआ हुआ है, जो इक्विपमेंट इसको दी जाएगी वही इसको दी जाएगी। अब उसके बाद करके कोई गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का ये सोच है कि पार्लियामेंट गलत था, तो आई थिंक कि पार्लियामेंट ने काफी लंबे डिबेट्स के बाद ये सारी चीजें, इवन कोविड की सिचुएशंस नहीं थी वहां, लेकिन अगर आप तो देखेंगे अगर साहब मैं एक रिएक्शन है तो मैं लौटता हूं आपके पास। अपराजिता। हाँ जी, खगेजा, खगेज सर जो कह रहे हैं, देखिए सचिन सर, वो अपनी तरह से एज ए वकील वो सही कह रहे हैं। जहां तक मैं आर्टिकल 21A की बात करूं, राइट टू एजुकेशन की बात करूं, बच्चों के फंडामेंटल्स के राइट की बात करूं, खगेज सर इसके लिए अक्सर लड़ते आए हैं और हमने अक्सर देखा है उन्होंने बहुत सारी पिटीशन लगाई है। वहीं जहां पे शर्मा सर ने भी अपने पॉइंट्स रखे, मैं थोड़ा सा बीच का आपको रियलिटी बता देती हूँ। खगेज सर ने जहां पे ये बोला कि हमारे आर्टिकल ये कहते हैं, राइट टू एजुकेशन ये कहते हैं, अब अगर हम ग्राउंड की बात करें, रियलिटी की बात करें, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा 10 साल पहले आया था, और कहीं नहीं जाते, हम एक दिल्ली, एक राजधानी को ले लेते हैं, हम कितना उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। क्या कभी हम लोगों ने आंकड़ों के तरीके से ये जानने की कोशिश की? अभी खगेज सर ने, अभी हम लोग, मैं लैपटॉप और मोबाइल पे बाद में आती हूँ, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। राइट टू एजुकेशन में जहाँ पे 25% बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, आप यकीन मानिए उनके बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, उनका नंबर ज्यादा है, वहां पेरेंट्स को किसी ना किसी तरीके से दबाव में आके यूनिफॉर्म और किताबें खरीदनी पड़ती हैं। अब वो साल दर साल जब पेरेंट खरीदता है, थक हार के वो पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लेता है। ये तो रियलिटी है। और स्कूल उन बच्चों के नाम से, जैसे खगेज सर ने बोला कि 60-40 का रेशियो होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्कूल उन बच्चों के नाम का पैसा तो हर साल ले रहा है, बट बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं दे रहा है। खगेज सर, आपके पास भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती होंगी, किताबें नहीं मिल रही हैं, बुक्स नहीं मिल रही हैं, और बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है। ये तो बात हुई हमने किताबें और इनकी यूनिफॉर्म की। अगर हम बात करें जो आपने पिटीशन लगाई, पहली बात तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आपने उन बच्चों के लिए सोचा जो एजुकेशन पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। आप उनको जो जिन बच्चों के पास फैसिलिटी है, आप उनके बराबर में लाना चाहते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। देखिए, गरीब बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, मेरा लॉ कहता है कि जो अमीर बच्चे के पास है उसी के बराबर देना है। सर, यहाँ पर कौन बैठ के सेट करेगा कि अमीर बच्चे के पास अगर एप्पल है तो सरकार क्या एप्पल प्रोवाइड करवाएगी? नहीं, सरकार एक आपका हो सकता है टैब प्रोवाइड करवा दे, बट जहां तक शर्मा सर की बात थी, फिलहाल आपको जून तक देना है। कोविड आप देख रहे हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, 2 महीना बीतने को आ गए। मेरा ये मानना है एज ए पेरेंट और एज ए एसोसिएशन प्रेसिडेंट कि भाई जो भी एक्शन होना चाहिए दैट शुड बी क्विक। हम सब आज की डेट में बैठ के आज हम डिबेट भी कर रहे हैं इस बारे में, बट आप मुझे बताइए, बच्चे के लिए तो मोटा मोटा 2 महीना खत्म हो गया ना। मेरा टैब कब आएगा, कब नॉर्म्स बनेंगे, कब सरकार इसमें एक्शन लेगी? जैसे खगेज सर ने अभी बोला है कि वो सेकंड प्रायोरिटी में नहीं डाल सकते, आई एग्री, बट शिक्षा को हमेशा सेकंड में डाला जाता है। मैं तो सेकंड में नहीं कहूंगी, लास्ट प्रायोरिटी में डाला जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर निकालने पर बिलीव करते हैं। अच्छा सा ऑर्डर निकाल दिया, सबने वाहवाही लूट ली। कभी हम ग्राउंड में जाके देखें, कभी हम सच में जाके देखें कि प्राइवेट स्कूल में 2000 बच्चों में से, आंकड़ों के हिसाब से तो 25% होनी चाहिए क्या 2000 में से? वाकई में 500 बच्चे गरीब तबके के हैं। मैं यहाँ पर भी फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि ये भी रियलिटी है। कुछ अमीरों के बच्चे सर्टिफिकेट बनवा कर पहुंच गए हैं अपना ईडब्ल्यूएस के खाते में, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में लेके चले। परेशानियां, लेकिन अमरजीता, मैं थोड़ा सा शर्मा सर, जो खगेज साहब कह रहे हैं टेक्निकली उस लॉ की बात बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि कानून के जरिए ही इस अपील को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दो अलग अलग चीजें मैं थोड़ा सा वहां पर समझना चाह रहा हूं। कानून जो कह रहा है वो क्या नॉर्मल कंडीशंस
के लिए कह रहा है, और इस वक्त वो हालात उससे अलग इमरजेंसी के हैं, इसलिए वहां पर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक लिवरेज मिल सकता है सिस्टम को, एजेंसियों को, या फिर अपनी तरफ से जो प्रयास हैं उसी दिशा में हो रहे हैं, देरी हो सकती है, या फिर मंशा ही नहीं है। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो ये कि बेस्ट एजुकेशन, मैक्सिमम लर्निंग वो सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स के माध्यम से होगा, या हो सकता है ये धारणा गलत है। सबसे बढ़िया लर्निंग एक क्लासरूम टीचर क्लास में खड़े होकर के पढ़ा के ही करा सकता है, और हम लोग सब जानते हैं। अब ये बात रही कि कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड एजुकेशन ले रहे हैं, या फिनलैंड के बच्चे केवल टैबलेट लेके स्कूल जाते हैं। अभी ये भी एक्सपेरिमेंट के फेज पर है कि हम लोग ये तुरंत कूद के ना कहें कि चूंकि फिनलैंड में सारे बच्चे के पास टैबलेट है तो इंडिया में क्यों नहीं है। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि समय के साथ ये प्रूव हो कि क्लासरूम टीचिंग विथ अ टीचर, लिविंग टीचर, बेस्ट एजुकेशन होगा। अब जहां तक रही बात दूसरे सवाल का जो झाजी उठा रहे हैं कि अगर कुछ बच्चों के पास सोफिस्टिकेटेड गैजेट अवेलेबल है और वो उससे पढ़ रहे हैं या उनको दिया जा रहा है, तो वो गरीब को क्यों नहीं। मेरा पुनः मानना होगा, मेरा आग्रह भी होगा कि देखिए, रेडियो कुछ चीजें बेटर पढ़ाता है देन कंप्यूटर या टेलीविजन। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, मैं कई बार ये बात आजकल चल रही है, 3 साल से हम लोग बच्चों को विद्यालय में लाने का प्रयास कर रहे हैं, या अब न्यू पॉलिसी आएगा तो ये बात हो जाएगी कि 3 साल की उम्र से बच्चे ऊपर आएंगे। उन सबको ला करके हम कंप्यूटर के सामने बैठाएंगे, ये बिल्कुल गलत निर्णय होगा। तो मैं झाजी से कहूंगा कि झाजी ये पेडागॉग्स के ऊपर छोड़ दीजिए, विश्वास करिए शिक्षकों को और शिक्षाविदों को कि हम क्या चीज बेस्ट टेलीविजन से पढ़ा सकते हैं, क्या चीज बेस्ट रेडियो से पढ़ा सकते हैं। मे बी द मोस्ट प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी कैन कैरी द बेस्ट कंटेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो मेरा यह कहना है कि कानून की दृष्टि में चूंकि राइट टू एजुकेशन ये कह दिया कि सबों को बराबर का गैजेट दिया जाएगा, हमें इंसिस्ट न करें कि सबके हाथ में, जैसा अपराजिता जी ने कहा, ये एक एप्पल ही होगा। नहीं, एप्पल से बेस्ट एजुकेशन होगा ये बात बिल्कुल अभी तय नहीं है, और सही बात है भी नहीं। हमको पेडागॉग्स को छोड़ना चाहिए, जो टीचर जो एजुकेटर्स हैं, कि वो कौन से गैजेट से कौन सा कंटेंट पहुंचाएंगे। मे भी छोटा सा कंपोनेंट ये होगा जो कि कंप्यूटर से होगा, पहली बात। दूसरी बात, तुरंत ये मत कहिए कि 2 महीने बच्चों का बर्बाद हो गया। ऐसे भी तो बच्चे 2 महीने छुट्टियों में रहते, अभी गर्मी की छुट्टियां होती, और बहुत अच्छा हुआ है। मैं आप सबों के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि देखिए, 100% क्लासरूम ट्रांजैक्शन से ही बच्चे नहीं सीखते हैं। द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज ऑनलाइन एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। तो ये 2 महीना हमारे भविष्य के शिक्षा का शायद टर्निंग पॉइंट होगा। आज हर एक शिक्षक और बच्चा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, कुछ लोग रेडियो से, कुछ लोग टेलीविजन से, कुछ लोग कंप्यूटर से सीखने के आदी हो रहे हैं, जो पोस्ट कोरोना में इन्फ्लुएंस करेगा आपके एजुकेशन को। तो तुरंत इस कंक्लूजन पर जंप मत करिए कि जो बच्चा टेलीविजन के सामने नहीं बैठा है वो नहीं सीख रहा है। शायद जो बैठा है टेलीविजन के सामने में और ज्यादा समय लगा रहा है, वो एक दूसरे तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, दूसरे प्रॉब्लम से सफर करे पोस्ट कोरोना। अभी एक्सपेरिमेंट के फेज पर हैं। शायद झाजी ही पोस्ट कोरोना ये कह के आए कि आपने सभी बच्चों को कंप्यूटर के सामने बैठा बैठा के बीमार कर दिया। एक मिक्सचर होना चाहिए, और मिक्सचर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी दबाव में नहीं डालना चाहिए। कहना यह चाहिए कि कंटेंट बेस्ट क्वालिटी हो, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सभी बच्चे को पहुंचे, ये इंश्योर करना चाहिए, चाहे आप रेडियो से पहुंचाएं या कंप्यूटर से पहुंचाएं। एक चीज मैं आपको बताऊं, शायद मैं पिटीशन को ठीक से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आप कह रहे हैं, सपोज करिए मेरा बच्चा किसी स्कूल में जा रहा है, ठीक है, सेम क्लास, सेम करिकुलम, उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अच्छी है, और उसी के क्लास के 25% बच्चों के लिए टेलीविजन से अच्छा होगा, और वो भी उन बच्चों को जो कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो। अगर इस तरह की लॉजिक पॉलिसी मेकर देंगे, तो आपको लग रहा है कि इस चीज पे कोई भी
देखिए, पार्लियामेंट ने अगर इस पर्टिकुलर लॉ को लेकर के आया ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करो। जब दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट MHRD CBSE एक सर्कुलर लेकर के आई, उसमें बहुत बड़ी बढ़ाइयां करी हुई है इन चीजों के लिए कि हम तो आगे भी यही करेंगे। अगर आपने ये बढ़ाइयां करी हुई है, आप रोक दीजिए ना, ये बहुत गलत है, यही कहना चाहते हैं ना। आंखें खराब हो जाती है या नहीं कर रहे हैं, अभी एक्सपेरिमेंट के फेज में है जाजी। का साइकोलॉजिकल इफेक्ट खराब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उनके लिए। मेरा कहना यही है कि जो भी आपको करना हो। अब मैं आ जाता हूं इस एप्पल पे। देखिए, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। देखिए, इसका जो पर्पस है वो ये है कि जब किसी स्कूल को, क्योंकि मेन पैसे इसमें देने हैं स्कूल को, गवर्नमेंट उसको वही 1200-1300 रुपए देगी, चाहे वो टैबलेट देता है या चाहे वो एप्पल देता है। अगर स्कूल को लगेगा कि एप्पल देने से हमें इस 25% को हमें एप्पल देना पड़ेगा, तो वो जो बाकी बच्चों को प्रेस्क्राइब करेगा ना, वो सस्ती वाली लैपटॉप करेगी। देखिए, इसका असली फायदा इवन जो फी पेइंग पेरेंट्स हैं उनके पॉकेट पे भी फायदा होना है। वहां जो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए आप एक्सपर्ट हैं कि कौन सा करिकुलम कैसे समझाया जाएगा किसको, मैं उस डोमेन में गया ही नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सिंपली कि अगर किसी पर्टिकुलर क्लास का, दोनों का करिकुलम तो सेम ही है, सिलेबस भी दोनों का सेम ही है। आप जो बच्चे अमीर हैं उसके लिए बड़े लंबे, मैं बता रहा हूँ कि सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों ही लेवल पे, टॉप लेवल पे बहुत सारे भाषण आए हैं कि ये बहुत अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। और उसके बाद जब देने की बात आती है तो फिर टीवी पे, आप दूरदर्शन पे 1 घंटे की प्रोग्राम होती है, वो बहुत बड़ा होता है। आप भी जानते हैं कि जो दोनों साइड से इंफेक्शन होगा उसमें, और वन साइडेड आप सुनते जा रहे हैं। वो भी एक ही टीचर एक ही प्रोग्राम दिल्ली के बच्चों को भी पढ़ा रहा है, वही टीवी प्रोग्राम पंजाब में भी जाएगा और वही टीवी प्रोग्राम बिहार में भी जाएगा, और यहाँ पे एक कस्टमाइज होके एक स्कूल पढ़ा रहा है। मैं उन चीजों पे नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक 40 बच्चों का जो एक क्लास है, अगर उसमें 30 बच्चों के लिए दूरदर्शन जरूरी है तो इस 10 को भी दूरदर्शन दे दीजिए। अगर उस 30 के लिए एप्पल जरूरी है तो इस 10 को भी एप्पल दे दीजिए। और ये क्लियर कट एक डिस्क्रिमिनेशन है, 21A से प्रोटेक्टेड है, और कोविड हो या कुछ भी हो, 21A के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इवन अगर गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा देती है आज के डेट में, फिर भी एक्सक्यूज नहीं है। और बिल्कुल। अब मेरा छोटे से 2 सवाल हैं, इसके बाद क्योंकि वक्त कम है, आपने जो याचिका डाली है, क्या किसी भी राज्य सरकार की ओर से, स्कूलों की ओर से इस प्रोसीजर को फॉलो करने में आनाकानी की बात आई है, वो स्वीकार नहीं कर रहे, या टैब या कनेक्शन देने की डिलीवरी को लेकर उन्होंने कहा कि वक्त चाहिए, या वहां पर दिक्कत है? देखिए, एक्चुअल में हो यही रहा है कि जो स्कूल्स हैं, स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो लॉ को वायलेट कर रहे हैं, और जिनके हाथ में पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की या तो उतना इनमें कैपेसिटी नहीं है, या जिस किसी भी रीजन से, तो उसमें वेरियस एक्सक्यूजेज आने लगते हैं इस 25% के लिए कि एक्सपर्ट का ये कहना है, हम बच्चों को SMS भेज के 2 घंटे जो है ना लाफिंग क्लास करा लेंगे, हैप्पीनेस अच्छा है पढ़ाई करने से। तो ये जो इस तरह की वेरियस एक्सक्यूजेज आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हैप्पीनेस अच्छा है तो सारे को हैप्पीनेस कराओ ना। हम फी पेइंग वाले में भेज रहे हैं तो हमारे बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि राइट टू एजुकेशन में ये भी है कि गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, पूरी करिकुलम को वो कंट्रोल कर सकता है। आप हैप्पीनेस ही दो सारे बच्चों को, नथिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन गरीब के लिए हैप्पीनेस अच्छा है और अमीर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो फिर ये जो एंटायर एक्ट है इसको रिपेल कर देना चाहिए पार्लियामेंट को। कोई स्टेट गवर्नमेंट मच वाइडर देन पार्लियामेंट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 2/3 से, इतने सारे एक्सपर्ट आए उसके जगह पे। अगर कहीं पे भी 2-3 एनजीओज या कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि वी नो बेटर देन व्हाट पार्लियामेंट व्हाट आफ्टर ऑल दिस रिसर्च। व्हाट्स योर पॉइंट सर? वैलिड पॉइंट। प्राचीनता, बहुत संक्षेप में क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूँ। चाहे मेरा टीवी का प्रोग्राम की मैं बात करूं, चाहे मैं खगेश सर ने जैसे वो पिटीशन लगाई उसकी बात करूं, सर इन दोनों चीजों का बेसिक है हमारी किताबें। गरीब बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंच रही हैं। मैं आपसे बात करते करते कुछ मैसेजेस निकाल रही थी, अगर आप आगे आ रहे तो मैं स्कूल का नाम ले लूं, क्योंकि वहां पे स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं। अब आप ये बताइए, कल को आप बच्चे को टैब भी दिलवा देते हैं या न्यूज आप टीवी चैनल के थ्रू में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे के पास
जब किताबें नहीं देगा स्कूल, माँ बाप को कहेगा कि किताबें खरीदनी है, तो आप मुझे बताइए ये आपका एप्पल दिलाना या टीवी चैनल के थ्रू पढ़ाना सब वेस्ट हो जाएगा सर। बच्चे के पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, जैसे शर्मा सर ने भी बताया। जब स्कूल किताबें नहीं दे रहा तो पहला स्टेप नहीं क्लियर हो रहा तो हम सेकंड स्टेप की क्यों बात कर रहे हैं? ओके कभी ये भी देखना चाहिए कि उन बच्चों के पास किताबें नहीं है, माँ बाप के पास 5 से 10,000 रुपया नहीं है किताबों के लिए खर्च करने के लिए। प्लीज इस पे भी ध्यान दीजिए। ओके शर्मा जी, क्लोजिंग आंसर। मैं एक बात झा जी से कहना चाहूंगा, ये बात कई प्लेटफॉर्म पर उठा है और आज फिर उठना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में जब पास किया गया था तो वो सरकार के 100 दिन के एजेंडे के तहत जल्दी में पास किया गया था। बहुत सारी कमजोरियां हैं राइट टू एजुकेशन में जिसका अमेंडमेंट होना चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, पुनः मैं दोहराऊंगा कि किस मीडियम से पढ़ाया जाएगा ये जरूरी नहीं है। हमको लगता है कि हम सब इंश्योर एक बात करें कि सारे बच्चों को बराबर से कंटेंट ट्रांजैक्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड मीडियम से होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स इंश्योर होने चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या है वो इंश्योर नहीं होना चाहिए। जब तक हम भारत जैसे देश में इस बात पर अड़े रहेंगे कि हर एक बच्चे के पास एक ही गैजेट हो, हम शायद कभी भी ये पूरा नहीं कर पाएंगे। ये शिक्षाविदों पर छोड़िए, हम इंश्योर करेंगे कि मेरे कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं तो मेरा 40 बच्चा एक जैसा सीखे और एक जैसे उपलब्धियां प्राप्त करके वो कक्षा पार करे। तो ये निश्चित तौर पर आरटीई का कानून का ये मर्म नहीं है कि हर एक बच्चे को एक ही गैजेट हो। हर एक बच्चे को एक जैसी शिक्षा हो, क्वालिटेटिव एजुकेशन हो, वो इंश्योर करना चाहिए। बस। ओके खगेश साहब, बहुत संक्षेप में, जहां तक बहुत संक्षेप में सर। देखिए, एक सबसे पहली चीज जो इन्होंने बताया 100 डेज में, 2002 में राइट टू एजुकेशन का पहला ड्राफ्ट आया था और पार्लियामेंट ने 2009 में पास किया था। इसके बीच में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बहुत सारे रिसर्च हुए थे, तो दैट्स एक्चुअली। दूसरी चीज क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि दोनों में डिस्क्रिमिनेशन, अगर किस बच्चे के लिए क्या जरूरी है वो उसके पॉकेट पे डिपेंड ना करे। मेरा कंसर्न यही है कि हो गया है कि हम पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी मेकर हैं, अपने बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले में भेजते हैं, फिर कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही खराब है, एंड देन फिर हम बहुत सारे पॉलिसीज ये बनाते हैं कि इसको हम इधर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए, ये पेरेंट्स को पे ही नहीं करना, गरीबी कहाँ से आती है? स्टेट को पे करना है, स्कूल को पे करना है। हम क्यों गरीबी की बात कर रहे हैं? और एक छोटी सी बड़ी चीज है कि इसमें स्कूल्स के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से ये भी आया कि कोविड में हम इनको सप्लाई आखिर कैसे कर सकते हैं। मेरे कहने का ये है, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, आसान शब्दों में कहूं वक्त में, आप ये कह रहे हैं कि जो भी मोड, जो भी मीडियम, जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए किसी एक क्लास के बच्चों को, वो बराबर मिले, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो या फिर किसी दूसरी कैटेगरी का। और यही आपकी लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेहमानों का। उम्मीद करता हूं कि पार्लियामेंट ने ऐसा कहा है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर दो। मैं कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल ने जो आपने कहा कानून में लिखा है, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप अदालत के दरवाजे पर गए हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अदालत के फैसले से पहले हमारी सरकारें, हमारे सिस्टम इसको संज्ञान में लेंगे और शायद इस पर उचित कार्रवाई करते हुए तत्काल उन बच्चों को भी लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या गरीब